हम लोग लेक्चर नंबर 12 और जिसमें आपको देखना है आज रिकॉर्डिंग ऑफ बैंकिंग ट्रांजैक्शन, राइट। तो आज अपना 11th का जो जर्नल एंट्री का चैप्टर जो चल रहा है उसमें आज हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट देखेंगे और वो कॉन्सेप्ट का नाम क्या है, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस का कैसे रिकॉर्डिंग किया जाता है। तो चलिए आइए बोर्ड पे आप आइए और देखिए आपने के सामने स्क्रीन दिख रहा है। बैंकिंग ट्रांजैक्शन सबसे पहली बात वो होता क्या है ये जानकारी रखना जरूरी है, राइट। बैंक का नाम सुने हैं कभी आप लोग? बैंक, यस सर। बैंक देखा है कभी? जहां पे हाँ। आप अकाउंट्स को ओपन करके रखते हैं और पैसा डिपॉजिट्स और विड्रॉल करते हैं। मेन फंक्शन तो यही है, बाकी और भी फंक्शन है, बट हमको जितना समझना है उसके लिए हमारे को बैंक्स का नेचर समझना पड़ेगा। देखिए होता क्या है, जैसे ही हम रिकॉर्डिंग ऑफ बैंकिंग ट्रांजेक्शन की बात करेंगे सबसे पहले अपने दिमाग में ये सीन क्रिएट करना पड़ेगा कि क्या बिजनेसमैन को बैंक से रिश्ता है क्या? क्या एक बिजनेसमैन किसी बैंक से लेन देन कर सकता है क्या? हाँ जी, यस सर। करना ही पड़ता है क्योंकि उसको सेल परचेज करना है। तो कैश में तो बहुत सारा काम नहीं होता है, बहुत सारा काम आप सेल करोगे तो काउंटर पे कैश आएगा, लेकिन आपको सामान जो मंगाना है, मान लेते हैं आपका सप्लायर दिल्ली में बैठा हुआ है तो उसको तो खाते से ही पैसा भेजोगे, भेजोगे कि नहीं भेजोगे? तो अब ये बात कर रहा है कि आगे का जो कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे कि अगर बैंकिंग ट्रांजेक्शन हुआ उसमें हम लोग का क्या बात बनेगा, राइट। तो आपका बैंक है तो बैंक में आप कैश भी डिपॉजिट करते हैं। ये क्या है, कभी चेक बुक देखा है आपने? यस सर। ऐसा कुछ दिखता है, मैंने ऐसा ही फोटो खींच के हाँ। डाला हुआ है, स्टेट बैंक का है। तो चेक भी किसी को देते हैं, और भी मोड है सारे पेमेंट के, है ना। तो उसके हिसाब से हम लोग देखते हैं। चलिए सपोज दैट हम मान लेते हैं आपका शॉप भी मार्ट है। लेट सपोज दैट आप हो ऑनर या आप अकाउंटेंट हो किसके, भी मार्ट के, राइट। अगर आप भी मार्ट के अकाउंटेंट हैं और आपका खाता लेट सपोज दैट कहाँ पे है, कैनरा बैंक में है, राइट। तो आप कैनरा बैंक में आपका खाता है, तो आप सेल परचेज जो करोगे तो जो भी पैसा जमा करोगे यहाँ पे जाके कैश जमा करोगे, कैश विड्रॉल भी कर सकते हो जरूरत पड़ेगा तो, या किसी को चेक भी दे सकते हो, किसी से चेक ले भी सकते हो। यही सारा काम होगा, होगा कि नहीं होगा? ऐसा भी हो सकता है आपने जिसको पेमेंट किया उसका खाता किसी और बैंक में हो सकता है। ये सारा सिचुएशन अभी हम डिस्कस कर रहे हैं आपको कि एक बिजनेसमैन का किसी और बैंक में खाता हो सकता है, दूसरे बिजनेसमैन का किसी और बैंक में खाता हो सकता है कि नहीं हो सकता है? ऑब्वियसली हो सकता है। तो हम लोग को इसमें क्या देखना है, बेसिकली बात जो देखनी है कि हमारे पास जो भी पैसा जो डिपॉजिट्स होगा विड्रॉल होगा उसकी क्या जर्नल एंट्री करनी है, राइट। तो उसी के सिलसिले में हम एक एक करके उठा लेते हैं। अगर आप बात करें, मान लेते हैं सपोज दैट आपने पैसा बैंक में जमा किया, आपका किसी भी बैंक में खाता है, मान लो कैनरा बैंक में ही है। अगर आप पैसा डिपॉजिट करोगे तो क्या करोगे, क्या जर्नल एंट्री होना चाहिए? सीन देखिए आपके पास, व्हेन कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तो हमको दो अकाउंट्स आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, कौन कौन? अगर हम बात करते हैं कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, चलिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। दो अकाउंट कौन कैश कौन से आ गए आपके पास? एक अकाउंट तो आया कैश, दूसरा बैंक अकाउंट। बैंक, राइट। कैश कौन अकाउंट है? कैश कौन सा अकाउंट है? वेरी गुड। 12 नंबर लेक्चर में कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट है आपको नहीं मालूम? आवाज आ रही है आपको? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट, राइट। चलिए बैंक कौन सा अकाउंट है? सर कैश रियल अकाउंट। कैश रियल अकाउंट मैंने लिख दिया। सुन लो मम्मी नीचे। बैंक कौन सा अकाउंट है?
मान लेते हैं आपका कैनरा बैंक में खाता है, सर नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट है, वेरी गुड, आप एकदम सही जा रहे हैं। किसी का नाम जैसे ही आए वो नॉमिनल अकाउंट है। बैंक में पैसा जमा कर दिया तो खर्च हो गया, ये मानते हो कि आपको बैंक में जो भी पैसा डाल दिया वो वापस बैंक से नहीं लेने हैं, नहीं तभी तो खर्चा होगा। हाँ जी, मैंने जानबूझ के नहीं यहाँ पे नाम भी लिखा है कैनरा बैंक, नाम आ गया, नाम, किसी का नहीं, नाम जैसे ही पर्सनल है, अकाउंट होगा। पर्सनल अकाउंट, राइट। चलिए लगाइए गोल्डन रूल। क्या पैसा बैंक में जमा किया है आपने, आए बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, पैसा आ रहा है कि डेबिट। जा रहा है? पैसा आएगा बैंक। वेरी गुड, वाह, मुझे ऐसा बैंक का पता बताइए जहां पे पैसा मैं डालने जाऊं तो मेरे पास पैसा आ जाए। मैं नहीं, बैंक में पैसा जाएगा। सोचना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। तो जाएगा तो क्या करें, डेबिट की क्रेडिट? क्रेडिट। क्रेडिट, राइट। चलिए, बैंक पर्सनल अकाउंट है, क्या करें? बैंक डेबिट होगा। डेबिट। क्यों? डेबिट द रिसीवर, तो क्या जर्नल एंट्री हाँ। आएगा अपने पास निकल के? बैंक बैंक, अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट टू टू कैश अकाउंट। कैश अकाउंट, राइट। जो भी पैसा डालोगे लिख दोगे नरेशन में, बीइंग कैश डिपोजिटेड इनटू बैंक, राइट। बैंक। अब यही सारा चीज, अब इतना डिटेल्स में आप नहीं करेंगे हम लोग, यही सारा चीज यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि क्या क्या सिचुएशन होगा और क्या जर्नल एंट्री होगा, राइट। तो अभी हमने सिचुएशन नंबर 1 किया, व्हेन कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो क्या निकल के आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अभी यही आपने किया है। तो आज जो हम लोग को देखना है वो सिंपली ये देखना है कि हमारा बैंक से कौन कौन ट्रांजेक्शन हो सकता है, क्या क्या काम कर सकते हैं। तो पहला, पैसा जमा कर सकते हैं, पैसा निकाल सकते हैं क्या? एक बार जो कमिटमेंट कर दी तो मैं अपने आप की नहीं सुनता, एक बार जो मैंने पैसे दे दिए तो वापस नहीं लेना, या ऐसा कह सकते हैं फेंके हुए पैसे मैं वह उठाता नहीं, अमिताभ बच्चन की तरह मैं फेंके हुए पैसे नहीं उठाता, एक बार बैंक में जो पैसा मैंने जमा कर दिया उसको मैं वापस नहीं लूंगा, ऐसा तो नहीं होगा। कोई भी बिजनेसमैन शायद ऐसा ना सोचे। चलिए, तो अगर हमारे सामने ऐसा सिचुएशन आता है, दूसरा नंबर केस, अगर वो कहता है कि व्हेन कैश इज विड्रॉन फ्रॉम बैंक, कैश आपने विड्रॉ किया है बैंक से। चलिए जी, कौन कौन अकाउंट आएगा? एक तो आएगा कैश, दूसरा बैंक, आएगा कि नहीं आएगा? चलिए, कैश अब इस केस में आ रहा है तो डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट क्रेडिट द गिवर, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। समझ में आया ये वाला पॉइंट? सेकेंड नंबर। चलिए, थर्ड नंबर कहता है व्हेन चेक ड्राफ्ट, ड्राफ्ट का नाम सुने हैं? डीडी, कभी सुना ही होगा, स्कूल में डीडी एडमिशन कराने के लिए बनता है। व्हेन चेक ड्राफ्ट ईटीसी received from customer are deposited into bank on the same day। अगर मान लेते हैं, अब क्या कह रहा है कि आपको किसी कस्टमर से चेक मिला, कैश नहीं मिला, चेक मिला, तो चेक तो कागज का एक टुकड़ा है, उसको क्या करोगे आप, बैंक में ले जाके जमा करोगे। और किस दिन? जिस दिन आपको चेक मिला उसी दिन, ध्यान से देखिएगा, जिस दिन आपको चेक मिला है उसी दिन जमा कर देंगे। तो क्या एंट्री होगा, एक तो बैंक में पैसा जमा हो गया तो बैंक को डेबिट कर देंगे, ध्यान से देखिए यहाँ पे बैंक में पैसा गया, चेक वो जमा किया, किसने दिया था, कस्टमर ने, तो जो भी कस्टमर का नाम होगा, मान लेते हैं ए से आया तो ए अकाउंट, क्लियर? ओके, थर्ड नंबर। चलिए, अगर किसी दिन आपको चेक रिसीव होता है लेकिन उसी दिन आप बैंक में नहीं भेज पाए, किसी कारण से आपको टाइम नहीं मिला, या बैंक बंद था, या आपके पास स्टाफ नहीं था, जो भी रीजन था, उस रीजन के कारण आपने चेक को, ड्राफ्ट को उसी दिन बैंक में नहीं भेजा, व्हेन चेक ड्राफ्ट ईटीसी रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर आर नॉट सेंट टू द बैंक ऑन
सेम डे, उसी दिन आपने नहीं भेजा, तो उसी दिन नहीं भेजा तो बैंक में तो पैसा गया ही नहीं, चेक गया ही नहीं। तो चेक जब बैंक में नहीं गया तो बैंक को तो हम डेबिट कर नहीं सकते हैं। तो इसके लिए एक नया लेजर खोलेंगे जिसका नाम रहेगा चेक इन हैंड। कैसा चेक है ये? ऐसा चेक जो हाथ में रखा हुआ है, मतलब दुकान की गल्ले में पड़ा हुआ है, अभी बैंक में नहीं गया है। कस्टमर का नाम लिख देंगे, ए से मिला है तो ए से करेंगे, राइट। ठीक है। अब मान लेते हैं कल को बैंक ओपन होता है, राइट, और उस दिन आप बैंक में चेक को भेज देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऑन द डेट व्हेन एबव चेक, एबव का मतलब ये वाला चेक जो मिला था, ड्राफ्ट ईटीसी सेंड टू द बैंक, मतलब जिस दिन आप भेजोगे उस दिन ये एंट्री करोगे। क्या करोगे आप? तो बैंक को आप डेबिट कर देना, और ये चेक इन हैंड को जो डेबिट किया था उसको कर देना आप क्रेडिट। ठीक है, सब समझ में आ रहा है ना? एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो आएगा धीरे धीरे, अगर नहीं भी आ रहा होगा तो थोड़ा सा पेशेंस बना के रखेंगे, सब आएगा समझ में। चलिए नेक्स्ट कह रहा है व्हेन अ कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड द अमाउंट इन आवर बैंक अकाउंट। हमको नहीं मालूम है, कस्टमर के पास मेरा अकाउंट नंबर है, वो बैंक में ही गया और सीधे सीधे पैसा जमा कर दिया। अब क्या फर्क पड़ेगा? अब फोन कर दिया आपको कि सर आपके अकाउंट में मैंने 50,000 रुपया जमा कर दिए हैं, तो कोई बात नहीं, पैसा गया बैंक में, राइट, और कस्टमर के अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। यहाँ पे हमेशा कस्टमर क्यों क्रेडिट हो रहा है? बिकॉज ही इज अ गिवर, ही इज अ गिवर। और बैंक को क्यों डेबिट कर रहे हैं? बिकॉज बैंक इज रिसीवर। डन। 6 सिचुएशन आपने देख लिया, बहुत सारा इसमें है, एक बार देखिए। चलिए अब ये वाला जो है इसको थोड़ा देर आप होल्ड करके रखिए, क्योंकि इस पे जब क्वेश्चन आएगा तभी हम कराएंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। क्या कह रहा है? व्हेन अ चेक इज प्रीवियसली डिपॉजिटेड इनटू बैंक इज डिजॉनर। डिजॉनर वर्ड कभी सुना है? अभी होल्ड करते हैं, इसको होल्ड करिए 2 मिनट के लिए, सबसे लास्ट में करेंगे। चलिए इसको भी होल्ड करते हैं और इसको भी होल्ड करते हैं, 3 को होल्ड करते हैं, पहले 9, 10, 11 कर लेते हैं, फिर हम आगे बात करते हैं। चलिए ऐसा भी तो हो सकता है आपको चेक मिला है, आप भी तो किसी को चेक दे सकते हो, यस और नो? आपको चेक मिलता है, क्या आप किसी को चेक दे सकते हो? चलिए नहीं बोलिए, कोई बात नहीं। व्हेन पेमेंट इज मेड बाय इशू ऑफ चेक, पेमेंट इज मेड बाय इशू ऑफ चेक मतलब आपने किसी को चेक से पेमेंट किया, ऑब्वियसली बात है आपके बैंक से पैसा कम होगा और जिसको दोगे उसको पास चला जाएगा। तो मान लेते हैं आपने बी को पेमेंट किया, यहाँ पे क्या लिखेंगे? बी अकाउंट। यहाँ पे लिखा हुआ है पर्सनल अकाउंट, मतलब पर्सनल अकाउंट इसलिए लिखा हुआ है जिसका नाम आएगा क्वेश्चन में, जिसका नाम आएगा, बी आएगा, मोहन आएगा, सोहन आएगा, रमेश आएगा, मुकेश आएगा, जिनका भी नाम आएगा उनका नाम हम यहाँ पे लिख देंगे। और पैसा देने वाला कौन है, हम या बैंक? बैंक देने वाला है तो बैंक को हम क्रेडिट कर देंगे, राइट। चलिए तो अगर आपने चेक अगर दिया है, व्हेन पेमेंट इज मेड बाय इशू ऑफ चेक, तो चेक से पेमेंट करोगे तो जिसको पेमेंट करोगे उसके अकाउंट को डेबिट कर देना और बैंक को क्या कर देना? आप क्रेडिट कर देना, राइट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ऐसा है कि मान लेते हैं बैंक से जो भी आप ट्रांजेक्शन्स करते हैं, तो क्या बैंक फ्री में करता है या कुछ पैसे उसे चार्ज करता होगा? हाँ जी, पैसे उसे चार्ज करता होगा। हाँ देखिए, तो व्हेन एक्सपेंसेस आर पेड बाय इशू ऑफ चेक, ये तो दूसरा सिचुएशन है। अगर हमने कोई एक्सपेंडिचर किया है, मान लेते हैं हमने सैलरी दिया स्टाफ को, तो सैलरी भी चेक से दे सकते हैं, ऑफिस का रेंट भी चेक से दे सकते हैं, दे सकते हैं, मतलब जितने भी खर्चे हैं वो सारे के सारे अगर हम बैंक से पेमेंट करें तो हमारा क्या जर्नल एंट्री होगा उसके बारे में बोल रहा है। व्हेन एक्सपेंसेस आर पेड बाय इशू ऑफ चेक, मान लेते हैं जो भी एक्सपेंसेस किया, इसलिए यहाँ पे एक्सपेंसेस लिखा हुआ है। अब मान लेते हैं सैलरी दिया तो सैलरी लिखेंगे, अगर रेंट दिया है तो रेंट लिखेंगे। अभी तक कैश में दे रहे थे तो नीचे कैश लिखते थे, अब चेक से दे रहे हैं तो चेक बैंक। तो जहां पे भी चेक चेक आएगा वहां पे बैंक वर्ड हम लोग यूज करना पड़ेगा।
ठीक है। चलिए, ऐसा भी हो सकता है कि हम पैसा जो है विड्रॉ कर सकते हैं बैंक से घर के खर्चे के लिए, और वो भी बैंक से, चेक से, राइट। अगर कैश में विड्रॉ करते थे तो क्या लिखते थे, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब हम करेंगे कैसे, चेक से विड्रॉ। लिखा हुआ है व्हेन कैश इज विड्रॉन, व्हेन कैश इज विड्रॉन फ्रॉम द बैंक फॉर द पर्सनल यूज। देख रहे हो यहाँ पे पर्सनल यूज, जैसे ही वर्ड आएगा तो पर्सनल यूज के लिए हमने क्या एक लेजर खोला हुआ है, ड्रॉइंग अकाउंट। ठीक है, तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, इतना बात समझ में आया। चलिए, अब थोड़ा सा एक दो छोटा छोटा और टॉपिक है, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। कहता है व्हेन इंटरेस्ट इज चार्ज बाय बैंक, बैंक ने आपसे ब्याज लिया है। तो जैसे ही बैंक ने ब्याज लिया है तो इंटरेस्ट आपके लिए खर्चा हो गया या इनकम, एक्सपेंडिचर है या इनकम है। बैंक ने आपसे ब्याज लिया है, एक्सपेंडिचर, राइट, खर्चे है, तो खर्चे को हम डेबिट करेंगे, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। बैंक ने लिया है तो बैंक का बैलेंस आपका हो जाएगा कम। चलिए, व्हेन इंटरेस्ट इज अलाउड बाय बैंक, हो सकता है आपके खाते में पैसे पड़े हुए हैं तो बैंक वालों ने आपको ब्याज दिया। किसने ब्याज दिया, बैंक ने ब्याज दिया। तो बैंक ने जैसे ही ब्याज दिया तो वो इंटरेस्ट हमारे लिए क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा। तो इनकम जैसे ही होगा तो क्रेडिट होगा, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट कर देंगे, नॉमिनल अकाउंट है, राइट, और बैंक को हम कर देंगे डेबिट। ठीक है, चलिए, व्हेन बैंक चार्ज सम अमाउंट फॉर सर्विसेज रेंडर बाय बैंक, है ना, जैसे एसएमएस चार्ज, चेक इशू चार्ज, चेक डिपॉजिट चार्ज, कैश हैंडलिंग चार्ज। बैंक बहुत सारा चार्ज काटती है ना। मैसेज आता है एटीएम जो आपने इशू करा रखा है, एटीएम का मेंटेनेंस चार्ज, तो कोई भी चार्ज होगा तो बैंक चार्ज हमारे लिए खर्चा है, तो बैंक चार्ज अकाउंट डेबिट टू बैंक। इतना बात समझ में आता है आपको, राइट। इतना बात अगर समझ में आता है तो इसी के ऊपर आपका एक इलस्ट्रेशन है, हम दिखा देते हैं। और बाकी जो ये वाला जो दो हमने छोड़ा है ना, 8A 8B और 9, इसको हम लोग एग्जाम्पल के साथ करेंगे, क्योंकि अगर ये करा कोशिश करें हम तो आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में दिक्कत हो जाएगा, राइट। आइए फटाफट देख लेते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 13 क्या कहता है। मार्च 1 को देखिए, पेड इनटू बैंक फॉर ओपनिंग अ करेंट अकाउंट। 25,000 रुपया हमने बैंक में जमा किया और हमने अपना अकाउंट खोल लिया। जाहिर सी बात है, पैसा बैंक में जमा हुआ है, बैंक को डेबिट करेंगे, कैश को क्रेडिट करेंगे। 25,000 से 25,000 से लिखा भी हुआ है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। कोई इशू नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। 5 तारीख में क्या कह रहा है, 5 तारीख में ध्यान से देखिए, 5 तारीख कह रहा है गुड्स परचेज एंड पेमेंट मेड बाय चेक। परचेज अकाउंट डेबिट, अब कैश की जगह क्या हो जाएगा, बैंक। ओके, ठीक है। चलिए, कैश सेल्स 40,000, आउट ऑफ दिस अमाउंट 30,000 डिपॉजिटेड इनटू बैंक। आपने नगद बेचा 40,000 का, उसमें से 30,000 बैंक में जमा कर दिया उसी दिन, राइट। तो नगद आपके पास रह गया 10,000, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 30,000, और सेल्स कितना है आपके पास 40,000, राइट। ये भी ओके, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो ऐसे ही आपको ये सारा एंट्री करना है। विड्रॉल फॉर प्राइवेट यूज, प्राइवेट यूज के लिए किया है 5,000, तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। विड्रॉल फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, सॉरी, विड्रॉल फ्रॉम बैंक फॉर प्राइवेट यूज 4,000, तो फिर से ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। विड्रॉल फ्रॉम बैंक, अब प्राइवेट यूज नहीं दिया है, हो सकता है दुकान के खर्चे के लिए हमने किया हो, विड्रॉल किया हो, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो कुछ ऐसा ही सिचुएशन है, आपको करना पड़ेगा। तो आई थिंक आपको एग्जाम्पल नंबर इस पे जो बनेगा, आपने करा लिया रिकॉर्डिंग ऑफ बैंकिंग ट्रांजेक्शन, तो आपको अब होमवर्क रहना चाहिए इलस्ट्रेशन नंबर 13 ही करिए, उसके बाद नया कॉन्सेप्ट है। तो आपके पास होमवर्क रहता है, हाउ मच, कितना आपके पास होमवर्क हो गया, आपके पास होमवर्क रह गया
अप टू 13 तक, राइट। तो हम होमवर्क लिख देते हैं आपको, कितना आपके पास होमवर्क रहेगा। तो आज होमवर्क आपको करना है वो है अप टू 13। तो पीछे आपने 8 करना था, 9 करना था, 10, 11, 12 और 13। जब तक 13 तक आप कंप्लीट नहीं करोगे, है ना, तब तक बात आगे नहीं बढ़ेगी। हाँ, एक चीज और ध्यान में रखना है, आप ये जो कर रहे हो सेम सीक्वेंस में इलिस्ट्रेशन भी करते चलिए, एंड प्लस जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है वो भी करते चलना है। आ रही बात समझ में? प्रैक्टिकल क्वेश्चन जहाँ पे इलिस्ट्रेशन खत्म हो जाता है, तो इलिस्ट्रेशन अगर आपने 10 तक कर लिया है तो क्वेश्चन भी 10 तक कंप्लीट करने हैं, क्यों करने हैं सब हम ही लोगों को। आ रही बात समझ में? तो आपके पास जो होमवर्क रहता है पूरा का पूरा, वो कितना रहेगा? वो रहेगा क्वेश्चन नंबर भी और एग्जाम्पल नंबर भी 13 तक। पूरा का पूरा कर कंप्लीट करने के बाद ही हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलेंगे, राइट। अगर इसको करने में एक दिन आपको रेस्ट लगाना पड़ता है, मतलब अगर एक दिन में नहीं कर पाते हैं तो अगले दिन करिए, लेकिन करिए, क्योंकि एक बार जब छूट जाएगा तो पीछे का जाके मन करता नहीं है करने का। ठीक है, आज के लिए काफी है। हाँ जी, ठीक है। तो आज आपका लेक्चर नंबर 12 रिकॉर्डिंग ऑफ बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स हम लोगों ने कंप्लीट किया, और आपको होमवर्क क्वेश्चन नंबर 13 और इलस्ट्रेशन नंबर 13 तक आपको दे दिया है। तो एंजॉय करिए, क्वेश्चंस को पढ़िए, होमवर्क करिए। ठीक है जी, चलिए मिलेंगे हम लोग कल के लेक्चर में। कुछ और पूछना है तो बताइए, अदरवाइज हम क्लास एंड करते हैं।